हेपेटाइटिस क्यों होता है, कैसे होता है, इसकी अलामात क्या होती है, इसकी तशखीस कितनी ज़रूरी होती है, ये सब बातें। अच्छा, ये जो दिन मनाया जाता है इसका मकसद कोई सेलिब्रेशन नहीं होता, इसका मकसद बेसिकली यही होता है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए। इसके वाले से सेमिनार्स होते हैं, हर फोरम पे बात होती है। तो जब हर फोरम पे बात होती है तो पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ क्यों बात नहीं करेगा। तो सुबह पाकिस्तान के सेट पर आज मौजूद हैं हमारे साथ हमारे बहुत ही खास मेहमान, जो कि आज उनसे हम डिस्कस करेंगे कि ये जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं तकरीबन पूरी दुनिया में, इसकी बेसिक रीजन क्या होती है। डॉक्टर शहबाज इकबाल साहब हैं, डेप्यूटी चीफ पैथोलॉजिस्ट भी हैं, कंसल्टेंट हेमेटोलॉजिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने हमें ये फोरम मुहैया किया, खासकर इस टॉपिक पे जो कि बहुत ही कम डिस्कस किया जाता है। आजकल कोविड की वजह से पीछे चला गया एक्चुअली। अच्छा, और मेरे लिए ना वैसे ये बड़ी अच्छी यूनिक नई बात थी कि आप एट ए टाइम पैथोलॉजिस्ट भी हैं, हेमेटोलॉजिस्ट भी हैं, यानी हम दोनों चीज़ों के बारे में आपसे बात कर सकते हैं। हम इससे मुतालिक तो बात करेंगे कि हेपेटाइटिस की कितनी किस्में होती हैं, इसकी तशखीस किस तरह से होती है, कैसे इस बीमारी का इलाज मुमकिन है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ब्लड डिजीज़ की भी बात कर लेंगे आपसे, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं। सबसे पहले हेपेटाइटिस की बात कर लेते हैं कि इसकी इब्तदाई अलामात कैसे होती हैं, किस तरह से सामने आती हैं, और हमारे वो इलाके जहाँ पे पीने का साफ पानी नहीं होता लोगों को मैसर, या लोग उबला हुआ या जिसको हम कहते हैं फिल्टर्ड वाटर यूज़ नहीं करते, वहाँ पर इसके केसेस ज़्यादा देखने में आते हैं। और हेपेटाइटिस की किस टाइप का शिकार है लोगों को ये भी नहीं पता होता, तो इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो लोगों को ये बताना भी ज़रूरी है कि हेपेटाइटिस एक्चुअली होता क्या है। क्योंकि हम लोग 60% ऑफ हमारी जो पॉपुलेशन है दैट कम्स फ्रॉम उर्दू स्पीकिंग है, वो मोस्टली और उर्दू स्कूल्स में पढ़ते रहे हैं, तो दे नेवर नो कि जो हेपेटाइटिस का एक्चुअली मानिंग क्या है। जैसे मोस्टली जो वर्ड यूज़ हो रहा होता है इसके लिए जिगर की सोजिश यूज़ हो रहा होता है। तो जिगर की सोजिश से वो जानते हैं जिगर की सोजिश क्या चीज़ होती है, लेकिन हेपेटाइटिस का मुझे सही मालूम नहीं होता। तो जिगर हमारी बॉडी का एक बहुत अहम जो है वो ऑर्गन है, जिसकी सोजिश अगर हो जाए तो उसको हेपेटाइटिस अंग्रेज़ी में कहा जाता है। इसकी बहुत सारी रीजंस होती हैं हेपेटाइटिस की, लेकिन जो मेजर रीजंस जो पाकिस्तान में प्रेवलेंट हैं और जिसकी बेसिस पे वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जा रहा है, वो वायरल हेपेटाइटिस है। तो ये हेपेटाइटिस की ABC क्या होती है, इसकी क्या साइज है, ये भी थोड़ा सा हमारे जैसे आम लोगों को बता दें सादा अल्फाज। जी, वायरल हेपेटाइटिस 5 टाइप के होते हैं, हेपेटाइटिस A, B, C, D और E। अच्छा, इनमें से जो हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस E है, ये बेसिकली कंटेम जो आपका पानी है या फूड है उससे फैलता है, और जो B, C और D हैं ये मोस्टली ब्लड बॉर्न डिजीज़ हैं, ये खून के थ्रू फैलती हैं या बॉडी के जो बाकी जो फ्लूइड्स हैं उनके थ्रू फैल रही होती हैं। यानी एक तो हो गया सर हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, यानी अगर हम उबाल के पानी का इस्तेमाल नहीं करें, बाहर से खा रहे हैं, अनहाइजेनिक फूड है तो फैलेंगी टाइप्स, और फिर एक हो गया जो कि एक शख्स से दूसरे शख्स से मुंतकिल होंगी। तो पहले हम अनहाइजेनिक फूड की बात करते हैं और जो हमारी इल प्रैक्टिसेस हैं उसकी बात करते हैं। सिर्फ बाहर का खाना एक यही मेजर रीज़न होता है सर, चूँकि ज़ाहिर है मक्खियाँ बैठ रही हैं, हम देखते हैं कि उस पर गर्द भी है, धूल भी है, और उस तरह से ख्याल नहीं रखा जाता। देखिए, सिर्फ बाहर का खाना सिर्फ हेपेटाइटिस कॉज नहीं करेगा। हेपेटाइटिस A और E वो सिर्फ बाहर का खाना कॉज नहीं करता, बल्कि आपकी जो हाइजीन हैबिट्स हैं, यानी कि आप रफ़ा हाजत करके आते हैं, आप हाथ नहीं धोते साबुन से, खाना खाने से पहले साबुन से अच्छे तरीके से हाथ नहीं धोते हैं, तो ये बेसिकली ये भी एक वजह है, जो बेसिक वजह जो फैलने की। तो बेसिक वजह तो वही बात होगी ना, आपकी जो जो प्रैक्टिसेस हैं, अगर आपने हाथ नहीं धोए साबुन से, यूँ तो कोविड ने हमें सिखाया था बार बार हाथ धोना, लेकिन फिर भी अगर हाथ नहीं कोई बार बार धो रहा, मतलब कोविड ने अभी आके सिखाया है, हम खुद नहीं सीखे इतने साल। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, कोविड ने वाकई सिखाया है सर, हमारी प्रैक्टिसेस तो बहुत ख़राब थी सर। लेकिन मैं फिर आऊँगा कि ज़्यादा मेजर रीज़न, आई मीन द बिग रीज़न इज़ दिस कि आप हाथ नहीं धो रहे, या कि फिर वो खाना। देखिए, खाना एक रीज़न है, बाहर का खाना, इसके अलावा पानी जो है, पानी बहुत बड़ी रीज़न है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कंटेमिनेटेड वाटर, जैसे मैं स्वेज सिस्टम ऐसा ख़राब हुआ हुआ है कि जो पीने का पानी हमारा ग्राउंड वाटर कंटेमिनेटेड हो चुका है। ग्राउंड वाटर हमारा कंटेमिनेटेड हो चुका हुआ है, तो वो पानी पीने से भी ये फैल जाता है। सिर्फ पानी उबाल के पीने से कितनी मदद मिल जाती है? पानी उबाल के पीने से काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाती है। ओके, क्योंकि ऑलमोस्ट चांसेस बहुत मादूम हो जाते हैं अगर उबाल के पानी पिया जाए। एंड एडिंग क्लोरीन, जी, एडी क्लोरीन देखें, क्लोरीन फिर आप क्लोरीन डाल देंगे तो उसकी एक खास मखसूस अमाउंट डाली जाएगी, वो ड्रिंकेबल है। अगर ज़्यादा अमाउंट डाल देंगे वो ड्रिंकेबल नहीं है फिर इसके लिए। ओके, तो बेसिकली बॉइलिंग वाटर को बॉयल कर लें अच्छे तरीके से, दैट इज़ एनफ, तो काफ़ी हद तक वो मादूम कर देगा। अपने हाथ आप साफ़ कर लें, अच्छे तरीके से धो लें। अब तो टेस्ट अवेलेबल हैं पानी की, जो है आप देख लें कि उसकी कंटेमिनेशन उसमें सीवेज की है या नहीं, उसके टेस्ट अवेलेबल हैं लेबॉर्ट्रीज़ में, वहाँ जाके आप टेस्ट करा लें, तो उससे पता चल जाता है कि पानी आपका ड्रिंकेबल भी है कि नहीं है, कंज्यूमेबल है कि नहीं है।
पानी पीने के काबिल है कि नहीं है। Okay. सेकेंडली जो बेसिक वजह जो है वो जैसे हमारा मज़हब कहता है कि आप कम अज़ कम जो सफाई है वो निस्फ़ ईमान है, तो अगर हम अपनी सफाई का भी ख्याल रख लें, अपने हाथ का अच्छे तरीके से, जैसे मैंने बताया कि रफ़ा हाजत के बाद हाथ अच्छे तरीके से साबुन से धो लिए जाएं और खाना खाने से पहले अच्छे तरीके से हाथ साबुन से धो लिए जाएं, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि ऐसी बीमारियां आप तक पहुंच सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, घरों में आम तौर पे ये होता है, जिस तरह सफाई की हम बात कर रहे हैं, खाना पीना हमारा साफ़ सुथरा होना चाहिए, पानी साफ़ इस्तेमाल करना चाहिए, तो पीने के पानी के लिए जो नलके में पानी आ रहा होता है, अमूमन फैमिलीज़ की प्रैक्टिस क्या होती है कि वो एक फ़िल्टर लगा देते हैं, वो अपने जो भी टैब जिसमें पानी आ रहा है reverse फ़िल्टर osmosis। अटैच्ड होता है, तो उसके साथ कंपनीज ये क्लेम करती हैं कि आपको फिल्टर्ड वाटर मिलेगा, 100% मिनरल वाटर की तरह ये होगा, साफ सुथरा पानी होगा। क्या इतनी कैपेसिटी होती है उस फिल्टर की कि वो देखिए, इतने जो अच्छे से फिल्टर्स उसको होते हैं filter मोस्टली करें? बैक्टीरियल इन्फेक्शन को तो कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जो है थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन इनके जो वायरसेस हैं वो पास इससे कर जाते हैं। अच्छा, ये रिवर्स ऑस्मोसिस से बैक्टीरिया सिर्फ आप रोक रहे हैं? जी हाँ, Yes. क्योंकि वायरस का साइज बहुत छोटा होता है, तो बहुत सारे फिल्टर जो मेजर बड़े फिल्टर्स हम जो यूज़ हो रही हैं, जो कंपनी बना रही हैं, वो वायरसेस को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती, वो रोक सही। लेती हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को, लेकिन वायरसेस को नहीं रोक पा रही होती हैं। इसका मतलब है उस पानी को भी उबाल के पीना चाहिए? बेस्ट है उबाल के पानी पिया जाए, सही। और बेहतर है कि जहाँ से आप पानी लेकर आ रहे हैं ठीक उस है। जगह का, उस रिजर्वायर का आप एक टेस्ट करा लें लैब्स में ताकि जाके, तसल्ली आपकी ताकि हो आपको जाए कि पता पानी चले कि कैसा उसकी है। कंटेमिनेशन विद अदर जो सीवेज के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके हाँ। साथ तो नहीं हुई। बिल्कुल ठीक है सर। ये जो हम बात कर रहे हैं बिलखुसूस उन टाइप्स की जो कि फैल रहे हैं पानी से या खाने से या हमारे अगर हम हाथ नहीं धो रहे, बेसिक इसके सिम्टम्स क्या होते हैं जो सबसे पहले अपीयर होते हैं जिसके बाद हमें फ़ौरन से टेस्ट कराना चाहिए? देखिए, इसमें माइल्ड फीवर हो सकता है, अच्छा, साथ में रेस्टलेसनेस या मलेज जिसको कहते हैं, बेचैनी होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, थोड़ा सा आपका जो बदन है, जो आपकी स्किन है, स्किन पीली होना, येलो होना स्टार्ट हो जाती है, आपकी Okay. जो आंखें हैं वो सही। येलो होना स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा, ये हेपेटाइटिस की सारी टाइप्स में होता है कि आपकी आंखें और स्किन जी हाँ, ये ऑलमोस्ट प्रेवलेंट है, रिगार्डलेस ऑफ कौन सी टाइप की आपकी हेपेटाइटिस हुई है, सही। ऑलमोस्ट जो सिम्टम्स हैं वो एक जैसे ही हैं। अच्छा, यानी बुखार है, जो- रेस्टलेसनेस है और पिलाहट है। बुखार है, सही। पिलाहट है, रेस्टलेसनेस है, डायरिया हो सकता है वक्ती तौर पे, अच्छा। और इसके अलावा आपके पेट में डिस्कम्फर्ट हो सकती है। अच्छा, ये वाली अलामात जब होती हैं, अगर हमारा रंग भूख पीला की होता है, हम कमी हो सबसे जाती पहले एचपी टेस्ट कराने चले जाते हैं। जब हमें बुखार होता है या डायरिया होता है तो हमें सबसे पहले लगता है कि जी कोई इन्फेक्शन होगा, हम फ्लैजल खानी शुरू कर देते हैं। नॉर्मली हम इन टेस्ट की तरफ जाते नहीं है। हेपेटाइटिस की स्टेज बड़ी बाद में आती है, जब हमें को बहुत ही ज़्यादा मसला होने लगता है, फिर हम डॉक्टर का रुख करते हैं। और मैं ये पूछना चाह रही हूँ डॉक्टर साहब कि जो ब्लड के थ्रू जो फैलती हैं, जो इसकी टाइप्स हेपेटाइटिस की, क्या वो जेनेटिक होती हैं, इनहेरिटेड होती हैं, या वो उसका ताल्लुक भी आपके खाने पीने से या आपकी रोज़मर्रा प्रैक्टिस से होता है? ब्लड के थ्रू जो हेपेटाइटिस फैलते हैं वो हेपेटाइटिस बी, सी और डी हैं। ठीक, ये तीन हैं जो ब्लड के थ्रू फैलते हैं, या और जो फ्लूइड्स हैं बॉडी के उनके थ्रू फैल रहे होते हैं। अब जेनेटिक हेपेटाइटिस जो होता है वो और बीमारियां होती हैं जो जेनेटिकली फैलती हैं, जैसे विल्सन डिजीज़ है, ये एक ऐसी डिजीज़ है जो कि जेनेटिकली ट्रैवल करती है आपकी, लेकिन ये इस तरीके से नहीं फैलता। ये बी, सी और डी नहीं करेगा, ये हेपेटाइटिस करेगा, लेकिन जो वायरल हेपेटाइटिस है वो इस तरीके से नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता अगर आपकी मदर को हेपेटाइटिस था और वो वैक्सीनेटेड नहीं थी, हेपेटाइटिस बी खासकर जो मदर से जो है वो बच्चे तक मुंतकिल हो जाता है, जिसको वर्टिकल ट्रांसमिशन भी कहते हैं, तो वो बच्चे तक मुंतकिल इस तरीके से हो सकता है कि अगर मदर जो है वो हेपेटाइटिस को था, हेपेटाइटिस बी खासकर। वायरल तो है, यानी मदर से बच्चे को जा रहा है, ब्लड कॉन्टेक्ट से जा रहा है, लेकिन बेसिक कॉज क्या थी, हुआ क्यों था? देखें, हुआ इस वजह से जैसे कि हेपेटाइटिस जो खून के थ्रू फैल रहा है, वो रेजर्स हम यूज़ करते हैं जो कि डिफरेंट लोगों के रेजर यूज़ करते हैं, पियर्सिंग करा रहे होते हैं, कांच दबा रहे होते हैं, और उसके अलावा डेंटिस्ट के पास आप जाते हैं, अगर वो डेंटिस्ट के पास जा रहे होते हैं, चीज़ें हजाम के sterilized पास जा रहे होते हैं जो कि वो एक ही ब्लेड को बार बार यूज़ कर रहा होता है। हाँ। इसके अलावा इंजेक्शन जो हम लगवा रहे होते हैं, जो कि अताई डॉक्टरों के पास जाके, क्वैक्स के पास जाके इंजेक्शन लगवा रहे होते हैं। समझना चाहूँ डॉक्टर साहब, ये तो समझ आइए एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल कैसे हो रहा है। ठीक है, ब्लड कांटेक्ट है, आपने कहा ब्लेड्स का इस्तेमाल, आपने डेंटिस्ट की बात की, उस शख्स को कैसे हुआ है? वो तो ज़रा किसी शख्स से नहीं हुआ। देखिए, ये ट्रैवल तो अब हेपेटाइटिस की अब बहुत पीछे हिस्ट्री में जाना अच्छा पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, सही। यानी अब अगर हो रहा है तो सिर्फ
या अब यही वजूहत हैं जिनकी वजह से फैल रहा है। अब ये बी, सी और डी 3 टाइप्स हैं जो कि इस तरीके से फैल रही हैं। मोस्टली ब्लड बॉर्न डिजीजेज ही हैं ये सारी की सारी, तो ये इसी तरीके से फैलती हैं, या तो मदर से बच्चे तक जाएगी, या फिर जो मैं जैसे बताया कि आप कान चिदवाने से, जाम के पास जाने से, डेंटिस्ट के पास जाने से, अताई डॉक्टरों के पास जाने से जो इंजेक्शन लगाते हैं, बार बार नीडल्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा ड्रग अब्यूजर्स जो होते हैं वो एक दूसरे की इंजेक्शन यूज़ कर रहे होते हैं, दूसरे की नीडल्स यूज़ कर रहे होते हैं, उससे भी हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मिसकंसेप्शन अगर आज आप क्लियर कर दें कि ये समझा जाता है कि अगर आप एक LFT करवा लेते हैं आपका हेपेटाइटिस डायग्नोज हो जाएगा। क्या ये एक टेस्ट काफ़ी होता है या इसके कुछ और भी टेस्ट होते हैं, या आप ओवरऑल एक पैटर्न को देखते हैं कि इस बंदे को प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, फिर LFT कितना आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लोग जज करते हैं कि ये हेपेटाइटिस है, उसकी कोई टाइप है या नहीं है? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। खाली LFTs जो हैं, अकेले LFTs वो हेपेटाइटिस को डायग्नोज नहीं करते हैं। वो पेशेंट की हिस्ट्री मैटर कर रही होती है, उसके सिम्टम्स मैटर कर रहे होते हैं, और उसके अलावा LFTs के बाद नेक्स्ट जो हेपेटाइटिस कौन सी टाइप का है उसके लिए अलग टेस्ट होते हैं। नेक्स्ट बैटरी ऑफ टेस्ट होती है वो जो कि बताएगी कि हेपेटाइटिस की टाइप कौन सी है। अब लीवर फंक्शन टेस्ट जो है वो फंक्शन बता देंगे कि डिटेरियोरेटेड हैं लीवर के, जो कि किसी और वजूहत की वजह से भी हो सकते हैं। वो लीवर फंक्शन टेस्ट सिर्फ हेपेटाइटिस में डीरेंज नहीं होते हैं, सही, और भी वजूहत हैं जिसमें वो डीरेंज हो सकते हैं। ठीक, वैक्सीनेशन का कितना अहम रोल रहा है? और हमने देखा सर कि पाकिस्तान, अगर मैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करूँ, ये वाहिद मुल्क था जिसमें 2 साल पहले बिलखुसूस सिंध में बच्चों की वैक्सीनेशन हुई थी हेपेटाइटिस को लेकर। इससे पहले कभी फ्री वैक्सीनेशन हमने नहीं देखी, एक मास वैक्सीनेशन नहीं देखी। वैक्सीनेशन ने कितना अच्छा रोल प्ले किया और कितना अच्छा रोल प्ले करती है वैक्सीनेशन? देखिए, वो कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और वैक्सीनेशन इज़ वन ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर्स। ओके, और वैक्सीनेशन अगर करवा ली जाए, टाइमली वैक्सीनेशन करवा ली जाए, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप जो इन्फेक्शन आप तक मुंतकिल हो सके। टाइमली से क्या मुराद है? बिकॉज देखिए कोविड में हमने ये देखा कि जब वैक्सीन हुई, फिर एक और डोज लगी, फिर 6 महीने बाद दूसरा डोज लगा। हेपेटाइटिस का क्या है? क्या बचपन में लग जाती है? क्या एक वक्त लगा ली तो इनफ फॉर द होल लाइफ? क्या मामला होता है? जो वैक्सीनेशन है वो बचपन में जैसे बच्चा पैदा होता है उसी टाइम पे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन फ़ौरन में लगा देते हैं। सी की अवेलेबल नहीं है हमारे पास। ए की अवेलेबल है लेकिन बहुत थोड़े पैमाने पे, क्योंकि ए और ई जो होते हैं ये एक्यूट होते हैं, थोड़े अरसे के लिए होते हैं, तो उनमें इतनी वैक्सीनेशन की हमें इतनी ज़रूरत भी नहीं होती। बी इज़ मोर इंपॉर्टेंट, ये क्रॉनिक हो जाता है। बी की वैक्सीनेशन तो हो रही है, बी की वैक्सीनेशन हो रही है, बचपन से हो रही है, पैदा होते साथ हो रही है। हेपेटाइटिस क्यों हो रहा है? जी हाँ, देखिए हर जगह पे नहीं हो रही है। अच्छा, हर जगह पे नहीं हो रही है, और कई दफ़ा हम खुद जो हमारे पेरेंट्स हैं वो भी इसकी दो डोजेज लगती हैं, उसके बाद उसका बूस्टर लगाया जाता है। अच्छा, यानी रूटीन इम्यूनाइजेशन का पार्ट है ये? जी हाँ, ये इम्यूनाइजेशन का पार्ट है, लेकिन हर जगह पे मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे आज भी घरों में पैदा हो रहे हैं, तो वहाँ उनको वैक्सीनेशन तो नहीं लगेगी। वो हॉस्पिटल में जाते ही नहीं हैं, वहाँ पर डिलीवरीज होती नहीं है, उनको वैक्सीनेशन नहीं लगती। लेकिन वैक्सीनेशन लोन आपको बहुत हद तक बचा लेती है, लेकिन दैट इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल कि वो आपको, लेकिन उसमें भी वो है 2 डोजेस और फिर एक बूस्टर शॉट, 2 डोजेज लगती और 6-6 महीने के वक्फे से। ये जो डोज 1 है वो एट बर्थ लगती है बच्चे को, ठीक है। उसके बाद 1 to 4 मंथ्स के दरमियान में सेकंड डोज लगती है, और 4 to 6 मंथ्स के दरमियान में थर्ड डोज लगती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हेपेटाइटिस है इसके बारे में ये कहा जाता है और ये समझा भी जाता है, और मोस्टली मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया कि इंसान मौत के मुंह में पहुंच जाता है। अब क्या उसकी वजह देर से तशखीस है, या उसकी वजह इस बीमारी का लीथल होना है, या उसकी वजह लैक ऑफ अवेयरनेस है, या इसमें कुछ टाइप्स ऐसी भी हैं जिनकी अभी तक मेडिसिन अवेलेबल नहीं है प्रॉपरली? जैसे बहुत सी बीमारियों में होता है कि हम सिम्टम्स का इलाज कर रहे होते हैं लेकिन बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए मेडिसिन नहीं होती, तो उसका बेसिक कॉज क्या होता है? ये बड़ी अच्छी बात आपने की है। एक्चुअली जो हेपेटाइटिस है इसमें 1 out of 10 पीपल अभी तक वो जानते होते हैं कि उनको हेपेटाइटिस हुआ है। अगर 9 out of 10 लोगों को हुआ तो सिर्फ एक जान रहा होता है उसमें से कि उसको हेपेटाइटिस है। बिकॉज नंबर 1 बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिनमें ऐसे केसेस होते हैं जिनमें ये सिम्टम्स नहीं आ रहे होते इसके, और कुछ में सिम्टम्स बहुत माइल्ड होते हैं। और एक फ्रेज़ है इंग्लिश की कि द आई कांट सी व्हाट द माइंड डजंट नो। जब आप जानते ही नहीं होते, आपको अवेयरनेस ही नहीं होती, तो आपके सामने चीज़ें हो रही होती हैं लेकिन आप उसको ईजी ले रहे होते हैं, आप उसको जो है वो नहीं समझ रहे होते कि ये वाकई में कोई बीमारी हो सकती है। एक ये भी वजह है, लैक ऑफ अवेयरनेस भी वजह है, और फिर हम तशखीस तक पहुँचते पहुँचते हम आखिरी स्टेज पे पहुँच चुके होते हैं, और उसकी हमारे जो डॉक्टर्स तक हमारी रसाई है वही नहीं हो पाती है। और आखिरी स्टेज से मुराद ये है कि फिर वो ज़रा क्योरेबल नहीं रहता। जी हाँ, वो फिर क्योरेबल नहीं रहता, इतना डैमेज हो चुका होता है, वो क्रोनिसिटी उसकी इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है कि वो लीवर को
डैमेज कर चुका होता है, सिरोसिस जिसको हम कहते हैं, लीवर सुकड़ जाता है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा होता, या फिर वो उसका कैंसर भी खुदा न खास्ता बन सकता है, जिसको हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हम कहते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ हेपेटाइटिस अगर ट्रीट नहीं हुआ तो अगर ट्रीट नहीं होता तो वो उस हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा तक जा सकता है। ओके, अनट्रीटेड हेपेटाइटिस का मतलब यह है कि आप कैंसर की तरफ बढ़ सकते हैं, आप कैंसर की तरफ भी जा सकते हैं। ओके, आप सर बताएं कि ज़ाहिर है हमें अपनी हिफाजत के लिए अगर हम वैक्सीनेशन की तरफ जाएं, यूँ तो ज़ाहिर है हम सबको जनरली तो आइडिया होता है कि जो वैक्सीनेशन हुई थी, बट सेफ साइड अगर हम अपनी पॉपुलेशन को देखें, बिलखुसूस अगर हम उन लोगों की बात करें जो जिनके प्रैक्टिस ऐसे, जब बाहर से खाना भी पड़ता है उनको, इस इलाके में रहते हैं जहाँ पानी भी साफ़ नहीं है, क्या वो दोबारा से वैक्सीनेशन करवाएं? ये सेफ़ होता है, करवानी चाहिए, रिकमेंडेड है? जी जी बिल्कुल रिकमेंडेड है। ये नहीं कि सिर्फ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एज, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज, आपने ये नहीं कि अब जैसे बच्चा पैदा उस वक्त तो लग गया, उसको वैक्सीनेशन भी लगी, उसकी बूस्टर भी 6 मंथ्स के बाद आपने लगा दिया रोजेज 2 देने के बाद, लेकिन उसके बाद ये इसकी जो इसकी एफिकेसी है वो टाइम के साथ कम होती जाती है। जो एंटीबॉडीज़ बनी होती हैं उसको फाइट करने के लिए इस वायरस को, वो टाइम के साथ कम होती रहती हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है इसके टेस्ट अगेन मैं कहूँगा अवेलेबल हैं, जो कि बताते हैं कि इस वक्त आपकी इम्यूनिटी का कितना स्केल है, ओके, और अब आपको वैक्सीनेशन करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। ये टेस्ट भी अवेलेबल है। उसके बाद हमें दोबारा वैक्सीनेशन करानी चाहिए, उसके बाद बूस्टर लगाना चाहिए उसका। अगर आपके लेवल्स कम हो चुके हैं एंटीबॉडीज़ के, उसका बूस्टर दोबारा लगवाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, 2 मज़ीद चीज़ें आपकी एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हम पूछ लें इससे पहले कि हमें दोबारा मौका ना मिले। एक तो ये कि जो फैटी लिवर होता है, अगर आप उसको अनट्रीटेड छोड़ दें, क्या वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है? और मेरे दूसरे सवाल का ताल्लुक हेमाटोलॉजी से है कि हमारी पॉपुलेशन में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको बाय बर्थ आयरन डिफिशेंसी होती है, या आयरन डिफिशेंसी एनीमिया होता है, जो कि जिस तरह बाकी बीमारियों में होता है कि बहुत लंबे अरसे तक पता नहीं होता जब तक सिम्टम्स स्वेयर ना हो। पे बहुत सारे पेरेंट्स को ये भी शिकायत रहती है कि जी बच्चा स्कूल में एक्टिव नहीं है, उसे समझ नहीं आती, वो एब्सेंट माइंडेड है, लेकिन जो रूट कॉज होता है उसको जज नहीं कर पाते, बहुत लेट पता चलता है। फिर ये समटाइम्स वो माइल्ड एनीमिया, माइल्ड क्या होता है वो जिसमें ब्लड इन्फ्यूज कर थैलेसीमिया, माइल्ड थैलेसीमिया की भी शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसको डायग्नोज किस तरह से किया जा सकता है, इसको ट्रीट किस तरह से किया जा सकता है? और वो लोग जिनको मालूम नहीं होता कि उनके बच्चों में, या ख़वातीन को भी इवन बड़े होने तक भी नहीं मालूम होता कि उनके अंदर ये प्रॉब्लम चल रहा है, जिसकी वजह से उनको एब्सेंट माइंडेड होना, ब्लैक ऑफ अवेयरनेस भी आप इसको कह सकते हैं, कि वो कभी जज ही नहीं कर पाती कि उनके साथ बहुत से मसले मसाइल क्यों हैं। इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है, इसकी तशखीस कैसे मुमकिन है, और इसकी अवेयरनेस के लिए मज़ीद क्या किया जा सकता है? देखें, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, पाकिस्तान में इंसिडेंट्स का बहुत हाई है, और ख़ासकर फीमेल्स में, क्योंकि फीमेल्स का उनके जो सिस्टम ऐसा है कि उनका ब्लड लॉस होता रहता है थ्रू ईयर, थ्रू मंथ उनका लॉस हो रहा होता है, तो वो कवर अप नहीं कर पाती, तो आयरन की जो स्टोरेज है जो बॉडी के अंदर वो कम हो जाती है और आयरन की कमी हो जाती है। ये टेस्ट अवेलेबल हैं अगेन, जिसमें जो आपको अंदाज़ा हो जाता है। सबसे पहले तो ब्लड सीपी करा लें आप, ओके, ब्लड सीपी से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हीमोग्लोबिन कितना कम है। ये नहीं, आपको बचपन से कराते रहना चाहिए, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए। जी हाँ, ये ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के बाद बच्चे में आयरन की कमी होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसको बाहर से आयरन चाहिए होता है, जो कि उसकी कमी, जो उसका स्टोरेज होता है, जो माँ से मिला होता है आयरन, वो उस वक्त डिप्लीट हो चुका होता है 6 मंथ तक। उसके बाद उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होना स्टार्ट हो जाता है। अगर उसको बाहर से आपको उसको मीट नहीं दे रहे, उसको बाकी खुराक केला नहीं दे रहे, बाकी जो चीज़ें हैं जिनमें आयरन है वो चीज़ें उसको नहीं मिल रही हैं, तो फिर उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। जहाँ तक थैलेसीमिया का ताल्लुक है, थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड डिजीज़ है, जो कि जेनेटिक डिजीज़ है वो। तो वो बेसिकली उसकी भी तशखीस जो होती है, वो पहले तो हिस्ट्री लेनी पड़ती है, उसके जो प्रीवियस सिबलिंग्स हैं, जो पहले इसके बहन भाई हैं, उनमें से किसी को थैलेसीमिया तो नहीं, जो उसके पेरेंट्स हैं वो आपस में फर्स्ट कजन्स हैं कि नहीं, वो देखना पड़ता है। उनमें से किसी को थैलेसीमिया ट्रेट जो है वो डायग्नोज हुई है कि नहीं हुई है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ये सामने रख के फिर मज़ीद उसका टेस्ट कराया जाता है। थैलेसीमिया का रहता है, टेस्ट अवेलेबल है, वो कराया जाता है, तो फिर उसकी तशखीस भी की जा सकती है। बिल्कुल ठीक है। मैं बस लास्ट में एक वैक्सीन पर दोबारा से सवाल ये करना चाहूँगा सर, कि चूँकि रूटीन इम्यूनाइजेशन का पार्ट है, वैक्सीनेशन हुई नहीं हुई उससे कतई नज़र आपने कहा कि करवानी चाहिए रिस्पेक्टिव ऑफ द एज। एग्जैक्टली। अवेलेबल होती है, ईजीली अवेलेबल है, किस किस टाइप की वैक्सीन पाकिस्तान में अवेलेबल है? क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है या कि देखिए, कुछ जगहों पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है हमें, ठीक है, लेकिन मोस्टली हमें ये ख़रीदनी पड़ती है। अच्छा, अब मोस्टली जो पाकिस्तान में आ रही हैं वैक्सीनेशन, वो बी की वैक्सीनेशन आ रही है, ठीक है। वैसे बी की वैक्सीनेशन ही बहुत नेसेसरी है, सी की अवेलेबल ही नहीं है पूरे वर्ल्ड में। बी की वैक्सीनेशन जो आ रही है वो 2 नामों से आती है, एक इंजरेक्स बी के नाम से आ रही है, और इसके अलावा रिकॉम्बी वैक्स के नाम से आ रही है। ओके, एंड सेम पैटर्न
कि एक लगवाएंगे, 1-2 महीने बाद दूसरी डोज लगेगी, फिर 4 महीने बाद बूस्टर शॉट लगेगा? पहला डोज लगेगी, उसके 1 महीने बाद आपकी जो है वो दूसरी डोज लगेगी, उसके 4 महीने के बाद तीसरी डोज लगेगी। बिल्कुल ठीक 4 से है। 6 तो महीने बाद। वैक्सीनेशन अहम है जनाब, जब भी हम किसी बीमारी की बात करें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप और हेपेटाइटिस की तमाम तालिक भी बात कर रहे थे और कैसे हमने इससे बचना है, कैसे अपने आप को महफूज रखना है। तो हम ये ज़रा बड़ी फेमस हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर आपके बच्चों की, इवन आपकी भी, हमारे भी वैक्सीनेशन हुई या नहीं हुई, समटाइम्स पता भी नहीं है ना कि वैक्सीनेशन कंप्लीट हुई थी नहीं हुई थी, 1 डोज, 2nd डोज एंड देन बूस्टर शॉट, कहीं पर फ्री है, कहीं पर कॉस्ट भी अगर उसकी है, तो आप ये सोच के वो कॉस्ट पे कर दीजिए कि आइंदा आने वाले वक्तों में अगर आपको वो होगा, जो आपकी हेल्थ मुतासिर होगी, रूटीन मुतासिर होगी, आपकी ज़रा फाइनेंशियल मामला डिस्टर्ब होंगे, पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है ऑफ कोर्स। तो प्लीज़ वैक्सीनेशन करवाइए।